नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा इस YouTube चैनल से इतनी बड़ी संख्या में हमसे जुड़ने के लिए। लगातार आप सभी का प्यार और स्नेह कमेंट के द्वारा, व्यूज के द्वारा, लाइक के और शेयर के द्वारा मिल रहा है, जिससे हमारा लगातार उत्साहवर्धन भी हो रहा है। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको 1% भी ये फील नहीं होने दें कि आप कोई ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हो। बिल्कुल आपको ये फील होगा कि आप अपनी क्लास के अंदर बैठे हो और सामने खड़ा टीचर आपको पढ़ा रहा है। बिल्कुल हमारा प्रयास यही है, और हमारा प्रयास है आपके एक अच्छे नंबर का, जो हमने टारगेट रखा है 100 आउट ऑफ 100 वाला, उसे अचीव करने का। और बिल्कुल उसे अचीव करेंगे, 100% उसे अचीव करेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। और लगातार अपन उसी प्रयास में आगे चलते रहें तो जरूर ये टारगेट अचीव होगा। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जो भी आपके सामने वीडियो आए उसको बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखते रहिए। आपको जो भी टॉपिक कराया जाएगा, जैसे आप क्लास के अंदर समझते हो, बिल्कुल उसी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो अपन बात करते हैं संस्कृत की। मैंने आपको ग्रामर स्टार्ट करवाई, उसके बहुत ही महत्वपूर्ण 2 टॉपिक मैंने आपको करवा दिए, संधि और वाच्य परिवर्तन। संधि और वाच्य परिवर्तन मैंने आपको करा दिए, दोनों मिलाकर लगभग 8 नंबर के टॉपिक हो गए। और पूरी उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आए होंगे और आपने उनके ऊपर सेल्फ स्टडी भी की होगी। देखिए बेटा, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी आप स्क्रीनशॉट लेते हैं उन स्क्रीनशॉट को आप अपनी नोटबुक में नोट करते जाइए, ताकि एग्जाम टाइम, मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं, आपको एक गारंटी लेता हूं कि आप यहां से पढ़े हुए नोट्स आप अपनी कॉपी में लिखते जाइए। आपको कोई और क्लास अटेंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एग्जाम टाइम में बस उन्हीं नोट्स से आप तैयारी कर लेना, आपको 1% भी दिक्कत नहीं होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, संधि और वाच्य परिवर्तन 2 मैंने आपको टॉपिक करवाए। उम्मीद करता हूं एकदम अच्छे समझ में आए होंगे। उन पर आप पूरी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट आए कमेंट बॉक्स में पूछते रहिएगा। जरूर नहीं है कि दूसरा टॉपिक चल रहा है तो आप पीछे वाले टॉपिक या कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ नहीं सकते, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं और मैं आपके हर डाउट का जवाब दूंगा, हर डाउट आपका क्लियर करवाऊंगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है कारक। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, एक टॉपिक 4 नंबर का है, परंतु इसके साथ साथ में इससे 2 टॉपिक और जुड़े हुए। कहने का मीन्स ये है कि अगर आप कारक समझते हो तो कारक के साथ साथ में आपके 7 नंबर के 2 टॉपिक और जुड़े हुए। वो टॉपिक है, एक है आपका अशुद्धि संशोधनम और एक टॉपिक है आपका अनुवाद प्रकरण। चाहे अनुवाद प्रकरण करो, अनुवाद प्रकरण के 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, उसमें 2 क्वेश्चन आएंगे कारक पर आधारित। अशुद्धि संशोधन 3 नंबर का टॉपिक है, उसमें मोस्टली हर साल 3 में से 2 क्वेश्चन कारक पर आधारित पूछे जाते हैं, और कारक खुद अपने आप में 4 नंबर का टॉपिक है। वैसे आपने 9th में भी पढ़ा होगा। आज अपन उसको एकदम अलग ट्रिक से, अलग तरीके से इसको अपन पढ़ेंगे, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। देखिए कारक स्टार्ट करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। वीडियो लास्ट तक ध्यान से और एकदम ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। सबसे पहले अपन बात करें कि कारक कहते किसको है। कारक कहते किसको हैं, तो कारक की परिभाषा होती है जो क्रिया को संपादित करता है।
पहली परिभाषा ये कि जो क्रिया को संपादित करता, मतलब जो क्रिया को पूरा करता है, वो कारक कहलाता है। अथवा क्रिया के साथ जिसका साक्षात अथवा परंपरा से संबंध होता है। जो क्रिया को संपादित करता है अथवा जिसका क्रिया के साथ साक्षात अथवा परंपरा से संबंध होता है, वो कारक कहलाते हैं। ठीक है, वो कारक कहलाते हैं। अब दूसरा पॉइंट आता है कि कारक के प्रकार। कारक के प्रकार, कारक देखिए प्यारे विद्यार्थियों, मुख्य रूप से 6 प्रकार के हैं। मुख्य रूप से 6 प्रकार के हैं। इसके अलावा एक इसमें संबंध कारक भी होता है। मुख्य रूप से 6 प्रकार के हैं, इसके अलावा इसमें एक संबंध कारक भी होता है। तो टोटल कारक हो गए 7 प्रकार के। टोटल कारक हो गए अपने 7 प्रकार के। अब देखिए, इसको मैं एक चीज और ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों कि आप संस्कृत में कारक अगर आपने समझ लिए तो कारक आपके हिंदी में भी है, तो उनको समझना आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। आप बिना पढ़े हिंदी के कारक आप सॉल्व कर सकते हो। अब कारक को मैं एक तालिका के माध्यम से समझा रहा हूं, एक तालिका के माध्यम से समझा रहा हूं, जिसमें अपने कारक समझ में भी आ जाएंगे और कारक के प्रकार भी समझ में आ जाएंगे। कारक और विभक्ति। ठीक है, कारक और विभक्ति। देखिए, पहला कारक होता है कर्ता कारक। पहला कारक होता है कर्ता कारक। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति लगती है। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति लगती है। दूसरा इसमें आपके आता है कर्म कारक। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति लगती है। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति लगती है। तीसरा अपने कारक है करण कारक। करण कारक में तृतीय विभक्ति लगती है। चौथा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में आपके चतुर्थी विभक्ति लगती है। संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति लगती है। अपादान, अपादान में आपके पंचमी विभक्ति लगती है। अपादान में पंचमी विभक्ति लगती है। छठा आपके कारक है संबंध कारक, जो कि मुख्य कारक नहीं माना जाता, एक सहायक कारक है। संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति लगती है। और लास्ट अपना है अपादान कारक, अधिकरण कारक। अधिकरण में सप्तमी विभक्ति लगती है। तो ये देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आपके कारक है। कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति लगेगी, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति लगेगी, करण कारक में तृतीय विभक्ति, संप्रदान में चतुर्थी, अपादान में पंचमी, संबंध कारक में षष्ठी और अधिकरण कारक में सप्तमी लगती है। ये आपके 7 कारक हो गए। कारक कहते किसको है कि क्रिया को संपादित करता है अथवा क्रिया के साथ जिसका साक्षात अथवा परंपरा से संबंध होता है, वो आपके कहलाता है कारक। कारक होते हैं मुख्य रूप से 6 प्रकार के, इसके अलावा एक संबंध कारक होता है। अब प्यारे विद्यार्थियों बात करते हैं कि प्रश्न कैसे आते हैं।
देखिए एक प्रश्न आएगा दो हिस्सों में बंटा हुआ, जैसे अपने संधि में पढ़ते हैं तो आधा नंबर मिलता है अपने को संधि को सॉल्व करने का, आधा नंबर मिलता है संधि के नाम का। ठीक उसी प्रकार से कारक के अंदर भी आधा नंबर मिलेगा विभक्ति बताने का। क्वेश्चन आएगा रेखांकित पदेषु विभक्ति तत्कारणम च लिखत। रेखांकित पदेषु विभक्ति तत्कारणम च लिखत। रेखांकित पद में एक लाइन अंडरलाइन दे रखी होगी, उसमें आपको विभक्ति बतानी होगी कि कौन सी विभक्ति है और वो विभक्ति उसमें क्यों लगी हुई है, उसका कारण बताना। तो आधा नंबर मिलेगा अपने को विभक्ति बताने का और आधा नंबर मिलेगा अपने को इसका कारण बताने का। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपकी विभक्ति सही होनी चाहिए। विभक्ति सही होगी तभी आपका क्वेश्चन गलत सही माना जाएगा। अगर आपने विभक्ति गलत लगा दी तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, फिर कारण का भी उसमें नंबर नहीं मिलेगा। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, शब्द रूप पर आधारित क्वेश्चन है, ये टॉपिक है। इसमें मैं आपको एकदम साधारण, क्योंकि देखिए कोई भी टॉपिक मैं करवाता हूं, हर एक टॉपिक की मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक जरूर बताता हूं। इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं जिससे आप डायरेक्ट जैसे ही एग्जाम्पल देखोगे, आप एग्जाम्पल देखते ही आपको पता चल जाएगा कि इस शब्द के अंदर ये विभक्ति। तो अपन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। अब देखिए मैं आपको विभक्ति पहचान बता रहा हूं, जो कि इसका आधार पॉइंट है, इस टॉपिक का आधार पॉइंट समझ लीजिए। अगर आपको ये याद हो गई तो आप ये समझ लीजिए कारक में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप नेक्स्ट टॉपिक लिख लीजिए, विभक्ति पहचान। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं किसी बुक पासबुक में नहीं है, ये सिर्फ इस 6 फीट की पासबुक में, सिर्फ इस 6 फीट की पासबुक में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। पहली अपनी विभक्ति आती है प्रथमा विभक्ति। इसकी पहचान मैं आपको वाच्य परिवर्तन में भी बता चुका हूं, एक बार फिर बता रहा हूं। प्रथमा विभक्ति की पहचान होती है शब्द के पीछे विसर्ग लगा होता है। शब्द के पीछे विसर्ग लगा होता है, शब्द के पीछे विसर्ग लगा होता है। जैसे देखिए राम शब्द है, इसको अपने को प्रथमा विभक्ति बनाना है, विसर्ग लगा है। मूल शब्द के पीछे यदि कहीं पर विसर्ग लगा है तो वो हमेशा प्रथमा विभक्ति होगी पुल्लिंग के अंदर। यदि स्त्रीलिंग शब्द है तो वो हिंदी का ही सेम रूपांतरण आ जाएगा, जैसे सीता हिंदी में भी ऐसे लिखा जाता है और संस्कृत में भी प्रथमा विभक्ति में ऐसे ही आएगा। अब अपन बात करते हैं द्वितीय विभक्ति। इसकी भी मैंने आपको पहचान बताई थी प्यारे विद्यार्थियों। इससे मैं आपको एक और टॉपिक तैयार कराऊंगा 4 नंबर का, ध्यान से समझिएगा। द्वितीय विभक्ति की मैंने आपको पहचान बताई है कि अंतिम वर्ण के ऊपर अनुस्वार या अंत में हलंत म। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, द्वितीय विभक्ति की पहचान यह होती है कि अंतिम वर्ण के ऊपर अनुस्वार या अंत में हलंत म लगा हो, वो द्वितीय विभक्ति होगी, वो द्वितीय विभक्ति होगी। जैसे देखिए वृक्ष शब्द है, इसको अपने को द्वितीय विभक्ति का बनाना है तो अंत में यदि हलंत म आ जाए, किसी वर्ण के पीछे हलंत म आ जाए, वो हमेशा द्वितीय विभक्ति का होगा। या अंतिम वर्ण के ऊपर, जैसे राम शब्द है, अंतिम वर्ण म, इसके ऊपर अनुस्वार आ गया तो वो द्वितीय विभक्ति का। आप एग्जाम्पल में ये देखिए कि जो अंडरलाइन वर्ड है उसमें या तो हलंत म आया अंत में, या अंतिम वर्ण के ऊपर अनुस्वार आया तो वो द्वितीय विभक्ति का ही होगा।
ये होगी आपकी द्वितीय विभक्ति की पहचान। फिर अपन बात करें तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति, ये भी मैंने आपको पहचान बताई हुई है। अंतिम वर्ण के ऊपर एक ही मात्रा और अंत में न या ण, न या ण। न या ण जुड़ जाएगा, अंत में न या ण जुड़ जाएगा। ये हो गया पुल्लिंग के अंदर। ये आपके, क्योंकि इसमें पुल्लिंग के भी प्रश्न आते हैं और स्त्रीलिंग के भी प्रश्न आते हैं। अंतिम वर्ण के ऊपर एक ही मात्रा और अंत में न या ण। जैसे देखिए राम शब्द है, अंतिम वर्ण एक ही मात्रा, पीछे ण, रामेण। तो जिस रेखांकित शब्द में अंतिम वर्ण के ऊपर, मूल शब्द के अंतिम वर्ण के ऊपर एक ही मात्रा आ जाए और अंत में न या ण हो, वो तृतीय विभक्ति पुल्लिंग का होगा। अब अपन स्त्रीलिंग में बात करें। स्त्रीलिंग में बात करें तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, स्त्रीलिंग की पहचान ये होती है अंत में स्थित आ की मात्रा हटाकर या जोड़ना है। अंत में स्थित आ की मात्रा हटाकर इसमें या जोड़ना है, वो तृतीय स्त्रीलिंग का हो जाएगा। जैसे सीता शब्द है, इसको अपने को तृतीय स्त्रीलिंग बनाना, तृतीय विभक्ति का बनाना है, तो अंत में स्थित ये जो आ की मात्रा ये हट जाएगी, ये हटा दी और या जोड़ दो, ये तृतीय विभक्ति स्त्रीलिंग में आ जाएगा। अब अपन बात करते हैं चतुर्थी विभक्ति। जैसे कारक में प्रश्न पूछे जाते हैं, वही वेब से मैं आपको ये विभक्तियों की पहचान बता रहा हूं, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। चतुर्थी विभक्ति एक वचन। एक वचन की पहचान होती है शब्द के अंत में आय जुड़ता है। शब्द के अंत में आय जुड़ता है। जैसे देखिए राम शब्द है तो राम प्लस आय रामाय, वृक्षाय, महेशाय, कमलाय। जिस शब्द में आय की ध्वनि निकले वो हमेशा चतुर्थी विभक्ति एक वचन होता है, चतुर्थी विभक्ति होती है उसमें। और अगर अपन इसमें बात करें बहुवचन की, बहुवचन में क्या है, शब्द के अंत में एभ्य जुड़ जाता है, एभ्य जुड़ जाता है। जैसे राम शब्द है चतुर्थी विभक्ति में आ जाएगा, अंतिम वर्ण के ऊपर ए और भ्य, रामेभ्य, रामेभ्य। ये आपके चतुर्थी विभक्ति बहुवचन की पहचान होगी। अब अपन बात करें पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति, जैसे देखिए चतुर्थी विभक्ति में शब्द के अंत में आय जुड़ता है, इसी तरीके से पंचमी विभक्ति में शब्द के अंत में आत जुड़ जाता है। शब्द के अंत में क्या जुड़ जाता है, आत जुड़ जाता है, और इसका प्रश्न निर्माण में बहुत प्रयोग होता है। जैसे वृक्षात, रामात। तो जिस शब्द में आत की ध्वनि निकले वो हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रश्न होगा, पंचमी विभक्ति का शब्द होगा। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, षष्ठी और सप्तमी बाद में बताऊंगा। अब एक सामने देखिए अपने लगभग 12 चैप्टर है और पेपर के अंदर 4 नंबर के आपके प्रश्न निर्माण आते हैं। इसी ट्रिक से देखिए एक 4 नंबर का टॉपिक आपके प्रश्न निर्माण और तैयार करवा देता हूं। अगर आपने इतने
प्रश्न निर्माण की ट्रिक याद कर ली तो प्रश्न निर्माण एक भी चैप्टर का आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम आसान ट्रिक से इसको समझिए। देखिए विभक्ति पहचान के साथ साथ मैं आपको इसमें इसी विभक्ति पहचान से प्रश्न निर्माण और समझा देता हूं। बहुत ध्यान से इस चीज को समझिएगा, बहुत ध्यान से इस चीज को समझिएगा। यदि प्रश्न निर्माण, अब स्टार्ट करते हैं अपन प्रश्न निर्माण। षष्ठी और सप्तमी नेक्स्ट पेज में समझाऊंगा आपको। देखिए यदि अंडरलाइन जो शब्द दे रखा है उसमें शब्द के पीछे यदि विसर्ग लगा होता तो वो प्रथमा विभक्ति होगी। प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग के अंदर जैसे कह दिया रामः विद्यालयम गस्ति, रामः विद्यालयम गस्ति, अंडरलाइन दे दिया रामः को, है ना। तो आपको जैसे ही देखा आपने कि रामः शब्द में प्रथमा विभक्ति है, रामः पुल्लिंग शब्द है, तो उसमें प्रश्न हमेशा बनेगा कह से। बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो को। प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग में कह से प्रश्न बनता है। और रामः की जगह मान लीजिए आ जाए सीता विद्यालयम गस्ति। आपने देखा सीता प्रथमा विभक्ति स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग के अंदर हमेशा प्रश्न बनेगा का से, हमेशा प्रश्न बनेगा का से। तो प्यारे विद्यार्थियों पुल्लिंग में कह से, स्त्रीलिंग में का से प्रश्न बनेगा। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, यदि प्रथमा विभक्ति हो पुल्लिंग के अंदर प्रश्न बनेगा हमेशा कह से, प्रश्न बनेगा कह से। और यदि स्त्रीलिंग हो तो प्रश्न बनेगा का से। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा, ये ध्यान से समझिएगा आप लोग। अब अपन बात करें द्वितीय विभक्ति का शब्द आ जाए, पहचान बताइए, अंतिम वर्ण के ऊपर अनुस्वार या अंत में हलंत म आ जाए। जैसे वृक्षम शब्द है, इसकी जगह अपने को प्रश्न निर्माण करना है। जैसे आपने देखा अंत में हलंत म आया है या अंतिम वर्ण के ऊपर अनुस्वार आया, तो आप प्रश्न बनाओगे किम से, प्रश्न बनाओगे किम से, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। और पुल्लिंग में इसका बनेगा कम से, और इसका प्रयोग भी कम ही होता है, बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं। मेनली द्वितीय विभक्ति में प्रश्न पूछे जाएंगे वो किम पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर अपन बात करें तृतीय विभक्ति पुल्लिंग की। तृतीय विभक्ति पुल्लिंग में अंतिम वर्ण के ऊपर एक ही मात्रा और अंत में न या न लगता है, आपको पता है। जैसे रामायण शब्द है, किसकी ध्वनि निकल रही है, एन, एन की ध्वनि निकल रही है, तो तृतीय विभक्ति पुल्लिंग में प्रश्न बनेगा केन से। एन की ध्वनि निकल रही है इसलिए प्रश्न बनेगा केन से। और तृतीय विभक्ति स्त्रीलिंग में क्या होता है, आ की मात्रा हटाकर या जोड़ते हैं, तो यहां पर किसकी ध्वनि निकल रही है, सीतया, आया, आया की ध्वनि निकल रही है, इसलिए तृतीय विभक्ति स्त्रीलिंग में प्रश्न बनेगा कया से। तृतीय विभक्ति स्त्रीलिंग में प्रश्न बनेगा कया से। ठीक है। अब अपन बात करें चतुर्थी विभक्ति। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें देखिए बेटा, दो चीजें तैयार हो रही है, एक तो विभक्ति पहचान तैयार हो रही है, साथ में इससे रिलेटेड 4 नंबर का एक टॉपिक तैयार हो रहा है, प्रश्न निर्माण। फिर चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या होता है, शब्द के अंत में आय जुड़ता है, रामाय। जिस शब्द में आय की ध्वनि निकले वो चतुर्थी विभक्ति होती है। और चतुर्थी विभक्ति एक वचन में हमेशा प्रश्न बनेगा कस्मई से, प्रश्न बनेगा कस्मई से। ठीक है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन में प्रश्न बनेगा कस्मई से। और चतुर्थी विभक्ति बहुवचन की पहचान, ये पंचमी विभक्ति में भी सेम होता है, क्योंकि शब्द रूप आपने पढ़े चतुर्थी और पंचमी, बहुवचन दोनों, द्विवचन और बहुवचन सेम होते हैं। इसकी बहुवचन में क्या जुड़ता है, एभ्य, एभ्य, तो प्रश्न बनेगा केभ्य से, प्रश्न बनेगा केभ्य से। ये चतुर्थी विभक्ति की पहचान होगी। एक वचन में कस्मई से प्रश्न बनेगा और बहुवचन में केभ्य से प्रश्न बनेगा। फिर अपन बात करें पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति एक पंचमी विभक्ति की पहचान होती है आत। इसका प्रश्न निर्माण में बहुत प्रयोग होता है प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए इसको अच्छे से समझना। यदि किसी शब्द में आत की ध्वनि निकले तो वो पंचमी विभक्ति होती है। पंचमी विभक्ति के अंदर आत है तो प्रश्न बनेगा कस्मात से, प्रश्न बनेगा कस्मात से। ये आपके देखिए प्रथमा से लेके पंचमी तक
दो चीजें तैयार होगी, एक तो विभक्ति पहचान, दूसरा प्रश्न निर्माण, दोनों ही चीजें इसमें तैयार होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपन बात करेंगे षष्ठी और सप्तमी विभक्ति की, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति की। तो षष्ठी विभक्ति इसमें भी एक वचन और बहुवचन दोनों के प्रश्न आते हैं कारक के अंदर। षष्ठी विभक्ति एक वचन की पहचान ये होती है, शब्द के अंत में श जुड़ता है, शब्द के अंत में श लगा होता है। जैसे देखिए, रामस्य, महेशस्य, तो जिस शब्द में श लगा हो प्यारे विद्यार्थियों, उसमें हमेशा षष्ठी विभक्ति होती है। जिस शब्द में श लगा हो षष्ठी विभक्ति होती है। अब अपन बात करते हैं बहुवचन की, षष्ठी विभक्ति बहुवचन की बात करते हैं। तो बहुवचन में शब्द के अंत में नाम या णाम जुड़ा होता है, नाम या णाम जुड़ा होता है। जैसे रामा णाम, तो जैसे ही आपने देखा रामा नाम आया णाम, तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। अब अपन बात करते हैं सप्तमी विभक्ति की। सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति एक वचन में शब्द के अंतिम वर्ण के ऊपर एक ही मात्रा, अंतिम वर्ण के ऊपर एक ही मात्रा। जैसे राम शब्द है, अंतिम वर्ण म, रामे, सप्तमी विभक्ति हो गई है। फिर सप्तमी विभक्ति बहुवचन की बात करें तो बहुवचन के अंदर शब्द के अंत में, शब्द के अंत में प्यारे विद्यार्थियों एशु जुड़ जाएगा, शब्द के अंत में एशु जुड़ जाएगा। जैसे वृक्षेषु, रामेशु, वृक्षेषु, रामेशु, तो जहां पर एशु जुड़ा हो, जहां पर शु आ जाए, वो सप्तमी विभक्ति बहुवचन होता है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके प्रथमा से सप्तमी तक अगर आपने इन विभक्तियों की पहचान याद कर ली, तो आपका जो आधा नंबर है कम से कम विभक्ति सही होना, वो इससे 100% आपके सही हो जाए। पूरे कारक के अंदर ही मुश्किल से एक या दो एग्जाम्पल ऐसे आएंगे जो इस विभक्ति पहचान से अलग हो, बाकी पूरा इसी पर आधारित आएगा। अब अपन इसमें प्रश्न निर्माण की बात करें तो प्रश्न निर्माण कैसे, मैंने आपको पंचमी तक समझा दिया। अब देखिए षष्ठी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन है, श जुड़ा होता है, तो प्रश्न बनेगा हमेशा इसमें कस्य से। षष्ठी विभक्ति एक वचन जिसमें श जुड़ा हो, इसका भी बहुत प्रयोग होता है प्रश्न निर्माण में, कस्य से प्रश्न बनेगा। और बहुवचन है नाम या नाम, उसमें हमेशा षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में केशाम से प्रश्न बनेगा, षष्ठी विभक्ति बहुवचन में केशाम से प्रश्न बनेगा। अब अपन बात करते हैं सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति ए तो के, और बहुवचन में एशु, तो प्रश्न बनेगा केशु से। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये तो हो गए आपके प्रथमा से लेके सप्तमी विभक्ति तक विभक्तियों पर आधारित प्रश्न निर्माण। अब इसके अलावा कुछ दो तीन और हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। अब देखिए कहीं पर जगह का दे रहा हो वर्णन, जैसे रामः जयपुरम गस्ती, अब जयपुर एक जगह हो गया, तो जहां पर जगह को अंडरलाइन कर रखा हो उसमें हमेशा प्रश्न बनेगा कुत्र से, हमेशा प्रश्न बनेगा कुत्र से। जहां पर समय का दे रखा हो,
जहां पर समय की बात हो, जैसे द्विवादनम, पंचवादनम, षटवादनम, जहां पर समय की बात हो उसमें हमेशा प्रश्न बनेगा कदा से, प्रश्न बनेगा कदा से। जहां पर संख्या दे रखी हो, संख्या, जैसे वृक्षस्य उपरि चत्वारः खगा तिष्ठन्ति, चत्वारः संख्या होगी, संख्या में हमेशा प्रश्न बनेगा कति से। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, संख्या से प्रश्न होगा तो कति से प्रश्न बनेगा। इसके अलावा मान लीजिए कहीं पर आ जाए कैसा, किस प्रकार का, इसमें प्रश्न बनेगा कीदृशम, और स्त्रीलिंग हो तो कीदृशी। ये आपके प्रश्न निर्माण के मुख्य ट्रिक है। अगर आपको इतने प्रश्न निर्माण की ट्रिक याद कर ली तो आप प्रश्न निर्माण किसी भी चैप्टर के उठा के बिना पढ़े कर लेना, बिना याद किए हुए, मेरे हिसाब से किसी में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, शुरू से लेके लास्ट तक इसको ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। कोई भी डाउट हो मेरे से कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। वीडियो कैसा लगा, कितना समझ में आया, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और लाइक, शेयर एंड कमेंट करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।